वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में तो हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन देख रहे थे, लेकिन चूंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए हम लोग एक एक वीडियो हर एक सब्जेक्ट का अल्टरनेट करते रहेंगे। तो अभी हम लोग इंडक्शन मोटर एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से छोड़े थे उससे आगे, ठीक है। और इसके बाद वीडियो जो आएगा वो आपको पावर सिस्टम का आ जाएगा, स्विच गियर का, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इस तरह से, ताकि हर एक सब्जेक्ट धीरे धीरे हम लोग एंड के करीब पहुंचे जितना हो पाए। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में लास्ट क्लास तक हम लोग स्टार्टिंग देखे थे। उसके बाद उसमें जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं वो है स्पीड कंट्रोल, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ स्लिप, और उसके बाद डबल केस इंडक्शन मोटर। तो उनको ख़त्म करके फिर ये ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका सिंक्रोनस जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर से कहने का मतलब क्या है उसको समझिए। स्पीड कंट्रोल कहने का मतलब ये है कि किसी लोड को अलग अलग स्पीड पे चला पाना ही क्या है, स्पीड कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल बाइक है, इसको आप चाहें तो काफ़ी स्पीड में चला सकते हैं और चाहे तो स्लो चला सकते हैं। लोड तो वही है, एक आदमी बैठा हो, चाहे 2 आदमी, चाहे 3 आदमी, है ना। लोड इज सेम, बट हम उसको अलग अलग स्पीड पे चला सकते हैं। तो इसको कहेंगे कि हम लोग बाइक के स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? बाय द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटर एंड ब्रेक, बाइक के स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। सिमिलरली इंडक्शन मोटर के केस में स्पीड कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? स्पीड कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि हम लोग सेम लोड को अलग अलग स्पीड पे अगर चला पा रहे हैं, जिस तरीके से चला पाएंगे वो तरीका कहलाएगा स्पीड कंट्रोल मेथड, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पीड कंट्रोल। फॉर एग्जांपल आपका फैन है, आप इसको 5 पे भी चलाते हैं, 4 पे भी चलाते हैं, 3 पे भी चलाते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेगुलेटर। तो आप कर क्या रहे हैं? लोड तो वही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वोल्टेज को बड़ा घटाए कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर के भी हम लोग इंडक्शन मोटर के भी स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे डीसी मोटर में करते थे उसी तरह से इसमें भी किया जा सकता है। कुछ तरीके हैं इसमें, मेनली इसमें 4 मेथड है, जिसमें से 2 मेथड, एक्चुअली 4 या 5 मेथड है, देखेंगे। एक्चुअली इसमें से जो 2 मेथड है वो ज़्यादा पॉपुलर है, वोल्टेज कंट्रोल और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। हालांकि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में भी थोड़ा कुछ इशू है, लेकिन ये सब कुछ मेथड्स हैं जो कि अलग अलग हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। आइए, तो उसमें से जो सबसे पहला मेथड है वो हम लोग देखने जा रहे हैं, स्पीड कंट्रोल बाय वैरिंग सप्लाई वोल्टेज। जो इंडक्शन मोटर को जो हम लोग वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, उस सप्लाई वोल्टेज को वैरी करके इसकी स्पीड को चेंज करना। इसमें एक बात ध्यान देने की जरूरी है कि आप सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आपका इंडक्शन मोटर, जैसे कि आपके घर का जो मोटर है पानी खींचने वाला, वो 230 वोल्ट का है। अगर आप 230 वोल्ट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं उसको, इट विल गेट बर्न्ड। क्यों? क्योंकि जो इंसुलेशन है और जो भी चीज़ें हैं वो 230 वोल्ट के हिसाब से हैं। आप उससे कम दे सकते हैं, वैसे आपके घर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, बट इफ़ यू यूज़ स्टेबलाइजर और इस तरह की चीज़ें अगर हैं, या आप अगर रेजिस्टेंस वगैरह जो भी मेथड होते हैं वोल्टेज को कम करने के, कई सारे मेथड होते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो होता है उससे भी आप वोल्टेज को कम कर सकते हैं, या फैन में जो रेगुलेटर होता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज को कम करते हैं अल्टीमेटली। तो वोल्टेज को आप कम कर सकते हैं, कम करने से प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा करने में दिक्कत है। वोल्टेज को कम करने से क्या होता है? तो हमने एक फार्मूला देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो लगता है इंडक्शन मोटर पे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू का, जो कि ये आपके सामने है, TEM मैक्सिमम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मैक्सिमम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होता है? 3v² अपॉन 4π ns x2। आपको पता होगा यहाँ v जो है सप्लाई वोल्टेज है, ns सिंक्रोनस स्पीड है, x2 लीकेज रिएक्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर जो होता है,
ठीक है, रोटर का, है ना, x2 डैश, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, रेफर टू स्टेटर, क्योंकि डैश लगा हुआ है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें अगर हम वोल्टेज को कम करेंगे, सपोज अगर हम वोल्टेज को हाफ करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/4 हो जाएगी, है ना। वोल्टेज को कम करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू घटेगी ना। मेरा ये कहना है कि इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 एंड इज ग्रेटर देन V3, V1 इसकी शुरुआत वैल्यू है, उसके बाद अगर V2 उससे कम होगा तो NS पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि NS तो 120F/P है, X2 डैश पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। मेनली आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है इसकी वैल्यू घट जाएगी, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू घट जाएगी, इसका मतलब ये है कि TEM1 जो V1 पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होती विल बी ग्रेटर देन TEM2 एंड दैट इज ग्रेटर देन TEM3, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे इस फिगर में भी देख सकते हैं, है ना, कि V1 के लिए जो TEM1 है वो ये है, V2 के लिए जो TEM2 है वो ये है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू घटती गई। लेकिन SMT, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, SMT क्या होता है, SMT अगर देखें आप तो SMT का फॉर्मूला होता है R2/X2, इसमें तो वोल्टेज का कोई रोल नहीं है ना, तो ये SMT जो है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ये R2 है, ये X2 है, 2πfl, है ना, तो SMT सेम है, वोल्टेज को घटाने बढ़ाने से SMT पे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है, SMT कांस्टेंट है, लेकिन जो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू है वो घट रही है ना, पहले ये था, अब घट के ये हुआ, अब घट के ये हुआ, इस तरह से ये घट रहा है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि आप अगर मान लीजिए ये लोड टॉर्क है, दिस इज लोड टॉर्क, है ना, तो ये जो लोड टॉर्क है इस पे क्या असर पड़ेगा। तो पहले जब आप V1 वोल्टेज का सप्लाई दिए हुए थे तो उसके हिसाब से अगर देखें ये लोड टॉर्क है, और जो V1 के हिसाब से जो टॉर्क स्लिप कर्व बनेगा वो ये सबसे ऊपर वाला है, तो ये लोड और ये कर्व यहाँ, इसके हिसाब से स्पीड कितना है NR1, ठीक है, और जब आपने वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया तब जो टॉर्क स्लिप है ये बीच वाला है, ठीक है, इसके हिसाब से स्पीड कितना होगा, इतना होगा NR2। आपको क्या लगता है NR1 बड़ा है कि NR2 बड़ा है। स्पीड इस तरफ बढ़ता है, स्पीड इस तरफ बढ़ता है, मतलब NR1 इज ग्रेटर देन NR2। मतलब जब आपने वोल्टेज को घटाया तो मैक्सिमम टॉर्क घटा और साथ साथ स्पीड भी घटी, स्पीड भी घटा ना, NR2 हो गया, यानी कि NR1 इज ग्रेटर देन NR2 एंड दैट इज ग्रेटर देन NR3, ठीक है। मतलब कि अगर आपको किसी लोड को कम स्पीड पे चलाना है, एक्चुअल मेजरमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे सारा वैल्यूज डाल के आपको कितना स्पीड पे चलाना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे तो कितने स्पीड पे चलेगा, वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोटा मोटी हम ये देख रहे हैं कि वोल्टेज को घटाने से मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू घटती है, SMT सेम रहता है और स्पीड घटता है, जो आपको दिख रहा है कि स्पीड घट रहा है, ठीक है ना, NR1 ग्रेटर देन NR2 ग्रेटर देन NR3, स्पीड घट रहा है, ठीक है, ओके। इसके अलावा एक और चीज जो हो रही है वो देखिए, स्टार्टिंग टॉर्क भी घट रहा है ना, पहले स्टार्टिंग टॉर्क इतना था, उसके बाद घटा तो इतना हुआ, उसके बाद घटा तो इतना हुआ, तो स्टार्टिंग टॉर्क भी घट रहा है, यानी TEST1 is greater than TEST2 and that is greater than TEST3, तो स्टार्टिंग टॉर्क भी घट रहा है आपका, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया कि कैसे ये है। अब इसका मेरिट तो है कि स्पीड आपको घट के दे रहा है, स्पीड आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, स्पीड आप रेगुलेट कर पा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ डिमेरिट्स हैं, है ना। जैसे सबसे पहला डिमेरिट ये है कि जैसा आपको पता है कि जनरली SMT की जो वैल्यू होती है
वो 0.1 होती है, लगभग 10% के लगभग में। यानी कि इस मेथड के हेल्प से जो आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं वो यहाँ से यहाँ के बीच में ही कर सकते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ के बीच में ही कर सकते हैं, है ना। जैसा कि आपको पता ही है ये जो पोजीशन ये कहलाता है S=0 और ये पोजीशन कहलाता है S=1। सिमिलरली ये पोजीशन कहलाता है NR=NS और ये पोजीशन कहलाता है NR=0। तो अगर हम 4 पोल की बात करें P=4 तो NS कितना हो जाएगा, कैपिटल NS की बात करें तो 120 इंटू F/4 पोल की बात करें मतलब 1500 RPM। और SMT 0.1 अगर है, ठीक है ना, तो यहां का स्पीड कितना होगा, जब स्लिप 0.1 है तब स्पीड, यहां पर स्पीड कितना होगा, तो NR at S=0.1 क्या हो जाएगा, NS इंटू 1 - S यानी 1500 इंटू 0.9, ठीक है। तो ये कट गया तो 909 15 नमा 100, तो ये कितना है 1350 RPM, मतलब यहाँ पे 1500 RPM, यहाँ पे कितना 1350 RPM। मतलब ये है कि इस मेथड से आप स्पीड को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्पीड को आप 1350 और 1500 इन्हीं दोनों के बीच में आप वेरी कर सकते हैं, है ना। न तो 1500 से ज़्यादा ले जा सकते हैं, न तो 1350 से कम कर सकते हैं। तो जो स्पीड कंट्रोल, जो इस मेथड से जो स्पीड कंट्रोल है, इसका रेंज वाइड नहीं है ना। तो पहला तो डिमेरिट ये है कि नॉट वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल, वाइड रेंज नहीं है ना। रेंज वाइड करने का मतलब बहुत ही वाइड रेंज नहीं है इसका, एक बात। दूसरा एक और डिमेरिट क्या है, देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर आपके लोड टॉर्क की वैल्यू, मोटर जो मैक्सिमम टॉर्क डेवलप कर सकता है, अगर लोड टॉर्क की वैल्यू उससे ज्यादा हो गई तो मोटर आपका मतलब चलेगा ही नहीं, या आप कह सकते हैं वो चलेगा नहीं एक्चुअली, है ना। तो ये मेरा ये कहना है कि दो बात है, देखिए अगर आपका जैसे यहां आप देख सकते हैं लोड टॉर्क है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये स्टार्टिंग टॉर्क है, ठीक है। अब ये देखिए कि मतलब इन दोनों ही, मतलब ये तो हम फिगर ऐसे ही बना दिए, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखिए कि ये जो लोड टॉर्क है, ठीक है ना, और ये जो मैक्सिमम टॉर्क है, अगर आप स्पीड बहुत घटाना चाह रहे हैं और अगर आप सपोज ये स्पीड चाह रहे हैं, सपोज ये जो है ना इसके लगभग में आप स्पीड इस तरह से चाह रहे हैं, ठीक है, या आपको हम एक मिनट जरा फिगर बना दें उसके बाद हम आपको ये करेंगे। सपोज कि आप जैसा चाह रहे हैं उस हिसाब से आपने मतलब काफी अगर कम कर लिया, जो वोल्टेज है उसको आपने इतना घटा लिया कि वो लोड टॉर्क से कम इसका मैक्सिमम टॉर्क हो गया, या लोड टॉर्क से कम अगर स्टार्टिंग टॉर्क हो गया तो भी मोटर नहीं चलेगा, ठीक है नहीं। मतलब स्टार्टिंग टॉर्क का तो ये है कि एक बार अगर स्टार्ट हो गया, दो बात है, एक ये है अगर मोटर आपका ऑलरेडी रनिंग में है, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये लोड टॉर्क है ना ये, ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है V1 इसका स्टार्टिंग टॉर्क लोड टॉर्क से ज्यादा है लगभग, मतलब मान लीजिए दैट इज, ये एक्चुअली एक ही लग रहा है बट सपोज ये कुछ इस टाइप का, इससे ज्यादा है। तो जब हम V1 सप्लाई देंगे तो मोटर स्टार्ट होगा और इस स्पीड पे चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मन किया अब हमको स्पीड को कम करना है, तो आपने वोल्टेज को कम किया, और वोल्टेज को कम करके सपोज आपने V2 पे लाया, तो मोटर चूंकि ऑलरेडी स्टार्टेड है इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि V2 के करस्पॉन्डिंग देखिए आप, V2 के करस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग टॉर्क लोड टॉर्क से कम है,
लेकिन इससे प्रॉब्लम अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोटर ऑलरेडी स्टार्टेड है, मोटर ऑलरेडी स्टार्टेड है, इसलिए वो चलता रहेगा और अब इसकी स्पीड इससे कम होकर के इस पे हो जाएगी। और स्पीड कम करना है, आप और वोल्टेज घटाइए, मोटर की स्पीड ये हो जाएगी। और स्पीड कम करना है, आप और घटाइए। लेकिन अगर आप वोल्टेज को घटाते घटाते इस लेवल पर ले आए कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू अगर लोड टॉर्क से कम हो गई, तो क्या आपका मोटर चलेगा? फिर वो नहीं चलेगा, फिर तो वो बंद हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क इज लेस देन लोड टॉर्क, फिर वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो डिमेरिट ये है। डिमेरिट क्या है? ये कंडीशन है कि जो आप बहुत ज़्यादा स्पीड कंट्रोल करने के चक्कर में अगर आपने वोल्टेज इतना कम कर दिया कि मैक्सिमम टॉर्क लोड टॉर्क से ही कम हो गया, तो मोटर विल स्टॉप। एक बात। दूसरा, अगर आप एक बार इस स्पीड पे चला लिए, ठीक है ना, और मोटर बंद कर दिए, दोबारा आप मोटर को स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन इस वोल्टेज पर V2 पे, तो आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि V2 के लिए जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो लोड टॉर्क से ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि स्टार्ट होने के लिए तो स्टार्टिंग टॉर्क को लोड टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप उस वोल्टेज में नहीं कर सकते हैं। समझ रहे बात? हालांकि ये फिगर में हम लोड टॉर्क काफी ले लिए, इतना रहता नहीं है, काफी कम रहता है इस तरह, जो भी है, जस्ट आई एम गिविंग यू ए व्यू कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना, अगर मोटर ऑलरेडी चल रहा है तो हम वोल्टेज इतना नहीं घटा सकते कि मैक्सिमम टॉर्क लोड टॉर्क से भी कम हो जाए। अगर मोटर आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं कम वोल्टेज पर, तो यह ध्यान में रखना है कि इस नए वोल्टेज के लिए जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो लोड टॉर्क से ज्यादा हो, तभी तो स्टार्ट कर पाएगा। तो ये इसके दो डिमेरिट्स हैं मेनली, एक तो वाइड रेंज स्पीड कंट्रोल है, दूसरा जो आपने अभी देखा। एडवांटेज तो है ही, स्पीड कंट्रोल कर पा रहा है। दूसरा एक और एडवांटेज ये है कि ये टेक्निक हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक और एडवांटेज ये है, कहा जाता है कि इस मेथड से हम लोग को स्मूथ कंट्रोल ऑफ स्पीड मिलता है। स्मूथ कंट्रोल ऑफ स्पीड जहां भी लिखा हो उसका मतलब ये है कि मतलब आपको जो वैल्यू चाहिए स्पीड की वो मिल सकती है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको 1400 मिलेगा तो फिर अब आपको 1440 ही मिलेगा। 1400 भी मिल सकता है, 1410 भी मिल सकता है, 1412 भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है वोल्टेज पर कितना हम कम कर सकते हैं, मतलब कितना हम कम करते हैं। ठीक है, तो स्मूथ कंट्रोल मतलब हर एक 1350 से लेकर के जो आपका 1500 है उसके रेंज में आपको कोई भी स्पीड आप मिल सकता है आपको, स्मूथ कंट्रोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। स्पीड कंट्रोल बाय वैरिंग सप्लाई वोल्टेज काफी यूज किया जाता है इस मेथड को। ठीक है, तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। अगला मेथड हम लोग पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल बाय वैरिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्पीड कंट्रोल बाय वैरिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इसका इस मेथड का जो सिंपल कंसेप्ट है वो समझिए। देखिए, हम लोग जानते हैं पूरा का पूरा वर्किंग जो है इंडक्शन मोटर का, जब हम लोग एक सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो उसके कारण जो पोल्स उसके कारण क्या होता है, स्टेटर अपना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जितने भी पोल का डिजाइनिंग किया हुआ होगा उतने पोल बनेंगे और एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्टेटर के कॉइल्स में भी एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, क्योंकि हम यहाँ लिखे हैं E1 इक्वल टू √2 पाई F5 N1 KW1, और रोटर के जो वाइंडिंग्स हैं उनमें भी एमएफ इंड्यूस होगा। अगर रोटर चाहे स्क्विरल केज हो चाहे स्लिप रिंग हो, शॉर्टेड अगर है तो उनमें करंट फ्लो होगा, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर के वाइंडिंग्स में करंट है तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, रोटर मूव करेगा और मूव करेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। ठीक है, और रोटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, जैसा हम लोग जानते हैं जो स्टेटर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड है उसकी जो स्पीड होती है उसको कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड NS, और रोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा ही कम होता है, जो कि हम जानते हैं कि रोटर की स्पीड
अगर स्लिप के टर्म्स में बात करें तो ये जो है, जो स्लिप होती है जनरली वो 0 से 0.1 के बीच में होती है, यहाँ से SMT के बीच में, यानी सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम पे चलता है। जैसे कि अगर सिंक्रोनस स्पीड 1500 RPM है तो जो स्पीड होगी रोटर की वो 1500 से कुछ कम होगी, 1440, 1430, 1420, इस तरह से। ये जनरल बात है। स्पीड कंट्रोल में ये सोचा गया कि चूंकि रोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम स्पीड पे चलता है, तो अगर हम सिंक्रोनस स्पीड को ही कम कर दें, 1500 से कुछ कम पे चलेगा, है ना, तो अगर हम सिंक्रोनस स्पीड को ही कम कर दें, जो 1500 है उसको 1500 नहीं 1400 कर दें या 1300 कर, जो भी कर सकते हैं, अगर हम सिंक्रोनस स्पीड को ही कम कर देंगे तो रोटर अब इस कमे हुए सिंक्रोनस स्पीड के कम चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, अगर मान लीजिए स्लिप है 0.05, ठीक है, और आपका जो NS है वो है 1500, ठीक है, तो जो NR होगा वो कितना होगा, 1500 इंटू 1 माइनस 0.05, जो भी हो, 1500 इंटू जो भी इसका आ रहा हो, है ना, 0.95 होगा, इसकी जो भी वैल्यू आए RPM, ठीक है। और अगर आपने NS को घटा लिया, सपोज NS आपने कर लिया 1400 RPM, ठीक है, कैसे देखते हैं, तो भी स्लिप उतना ही रहेगा, स्लिप उतना ही रहेगा, क्योंकि स्लिप क्या है, वो तो रोटर कितना उसको सिंक्रोनस स्पीड के कितना क्लोज जाना चाहता है उस पर डिपेंड करता है, स्लिप उतना ही रहेगा। लेकिन अब जो NR होगा वो क्या होगा, 1400 इंटू 1 माइनस 0.05, यानी 1400 इंटू 0.95 होगा, तो स्पीड घट गई। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है इस सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कम करने का, कि चूंकि रोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम स्पीड पे चलता है, तो अगर हम सिंक्रोनस स्पीड को ही कम कर दें तो रोटर अब इस कमे हुए सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम चलेगा, तो स्पीड कंट्रोल हो गया। अब मामला यह है कि सिंक्रोनस स्पीड को कम कैसे किया जाए, तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है 120 F/P। तो सिंक्रोनस स्पीड को कम करने का दो तरीका है, एक या तो आप फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करें और या तो आप पोल को कम ज्यादा करें। तो पोल को भी कम ज्यादा करने का टेक्निक है, वो अगला हम लोग पढ़ेंगे, बाई स्पीड कंट्रोल बाय वेरिंग द नंबर ऑफ पोल्स। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बाय वेरिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम लोग सिंक्रोनस स्पीड को चेंज कर सकते हैं, और सिंक्रोनस स्पीड चेंज हो जाएगा तो आपका जो NR है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बात और फिर ये आती है कि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा नहीं सकते हैं ज़्यादा। सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, आप उसको स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर को यूज करके आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर जैसा आप लोग जानते हैं जो लॉसेस हैं, जो कोर लॉसेस है, एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, ये लॉसेस कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो ये लॉसेस फिर इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। इसलिए जनरली फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने का मतलब है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो आपका जो सिंक्रोनस स्पीड है वो घट जाएगा, और सिंक्रोनस स्पीड घट जाएगा तो आपका जो रोटर की स्पीड है वो घट जाएगी। मतलब इस मेथड के द्वारा भी आप स्पीड बिलो रेटेड स्पीड ही प्राप्त कर सकते हैं ना, मतलब कि रेटेड स्पीड जो है उससे कम स्पीड इस मेथड में भी आपको मिलेगा। पिछले वाले में भी कम ही मिलता था, इसमें भी कम ही मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम कम कर सकते हैं, बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पे लॉसेस के बढ़ने का चांस है देयर आर, तो इसलिए ये मेथड में ये है। लेकिन इस मेथड में एक और भी प्रॉब्लम है, वो क्या है सो समझिए। देखिए, ये तो हम समझ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो सिंक्रोनस स्पीड घटेगी और चीजें होंगी। आइए उस प्रॉब्लम को समझने से पहले जरा इस फिगर पे आए। किसी पार्टिकुलर वोल्टेज के लिए V1 F1 ये हमारा टॉर्क स्लिप कर्व है, और सपोज कि ये हमारा लोड है, लोड टॉर्क, ठीक है, दिस इज लोड टॉर्क, ठीक है ना। मोटर विल स्टार्ट एंड रन, नो प्रॉब्लम।
और ये आपका NR है, NR1, है ना। अब अगर आपको स्पीड को कम करना है, ठीक है, तो NS को कम करेंगे, फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को घटाने से क्या होगा, जैसे हमने पिछला बार देखा था कि जब वोल्टेज को घटाए थे तो मैक्सिमम टॉर्क घट गया था। फ्रीक्वेंसी को घटाने बढ़ाने से क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी को घटा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, जो कि आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में, कि फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, जब हम लोग सप्लाई वोल्टेज देते हैं एट रेटेड फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए 50 हर्ट्ज पे हमने सप्लाई रेटेड वोल्टेज दिया, रेटेड वोल्टेज देंगे, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्टेटर के वाइंडिंग्स में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा E1, जो कि हम यहाँ पे लिखे √2 पाई F phi N1 KW1, ठीक है। अब जो स्टेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो, और जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो दोनों लगभग सेम होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ होता है स्टेटर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस का ड्रॉप, जो कि बहुत कम होता है ना। ये हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट में देख चुके हैं। तो V1 और E1 दोनों लगभग सेम है। तो यहाँ पर हमने वो लिखा भी है कि ये V1 है और ये E1 है, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। तो देखिए, अगर आप सप्लाई वोल्टेज आपने सेम रखा, फ्रीक्वेंसी आपने सेम रखी, तो ऐसा कुछ E1 इक्वल टू ER है। अब जब आप स्पीड कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आप फ्रीक्वेंसी को घटाना चाह रहे हैं, आप फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेंगे लेकिन आप सप्लाई वोल्टेज को अगर आप सेम रखते हैं, समझा रही बात, सप्लाई वोल्टेज, ये V1 क्या है, सप्लाई वोल्टेज, अगर सप्लाई वोल्टेज सेम है 11 किलो वोल्ट और फ्रीक्वेंसी को आपने आधा कर दिया 25 हर्ट्ज, तो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई होना है, क्योंकि E1 इक्वल टू √2 पाई F phi N1, V1 सेम है और फ्रीक्वेंसी घट गई, तो जैसे यहां पर 11,000 है ना, और यहां पे पहले था √2 पाई, है ना, √2 पाई इंटू 50 इंटू 5 इंटू N1 KW1, अभी भी ये 11,000 है और फ्रीक्वेंसी हो गया √2 पाई F/2। तो यहां पर फिर से 11,000, समझ रहे बात, फिर से 11,000 पुराने के लिए क्या होगा, हम वो समझना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि पहले मैंने 11,000 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई दिया और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। √2 पाई, इतना फ्लक्स बना, नंबर ऑफ टर्न्स हम दिए हुए हैं KW1 है, इतना फ्लक्स बना कि ये सेटिस्फाई है। अब हम वोल्टेज वही रख रहे हैं लेकिन हम फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिए, अभी भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि ये तो जनरल इक्वेशन है, इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो आधा हो गया, तो कैसे सेटिस्फाई होगा, क्या टर्न्स अपने आप बढ़ जाएगा, टर्न्स तो हम सेम रखे हुए हैं, KW1 फैक्टर्स हैं, ये सब भी सेम रहेगा, पाई तो पाई ही है। इस इक्वेशन को सेम रखने के लिए क्या होगा, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। पहले भी वोल्टेज वही था, फ्रीक्वेंसी वो था, तो भी कुछ सेटिस्फाई था, वोल्टेज वही है, फ्रीक्वेंसी को आधा कर दी, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई रखने के लिए फ्लक्स विल इंक्रीज, फ्लक्स बढ़ जाएगा, है ना। जो फाई है ये फाई डैश हो जाएगा N1 KW1 और फाई डैश जो है वो 2 टाइम्स फाई हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे ही आप सप्लाई वोल्टेज को, जैसे ही आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं और सप्लाई वोल्टेज को सेम रखते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी को कम किए, और ये सिर्फ इसी मशीन की बात नहीं हो रही, ट्रांसफॉर्मर, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, हर जगह अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन आप अगर सप्लाई वोल्टेज को सेम रख रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। जितना टाइम फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा उतने टाइम्स फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, फ्लक्स विल गेट इंक्रीज, फाई डैश। और फ्लक्स के इंक्रीज होने से क्या होगा, फ्लक्स के इंक्रीज होने से सैचुरेशन का प्रॉब्लम आएगा। सैचुरेशन का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग थोड़ा बहुत सैचुरेशन के प्रॉब्लम को देख चुके हैं। सैचुरेशन का प्रॉब्लम ये है कि जो
नॉर्मल जो BH कर्व होता है, जो कि हम लोग जानते हैं, है ना, नॉर्मल जो BH कर्व है वो कुछ इस टाइप का, ऐसे, फिर इसको रिटर्न आना है, फिर ये ऐसे होना है, ये साइकिल होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, है ना। फ्लक्स बढ़ा, ठीक है, करंट बढ़ाए I5, करंट बढ़ाए फ्लक्स बढ़ा, करंट घटाएंगे फ्लक्स को घटना चाहिए, फिर करंट निगेटिव जाएगा फ्लक्स भी निगेटिव जाएगा, मतलब पोलरिटी चेंज होगी, फिर करंट इंक्रीज होगा फिर फ्लक्स इंक्रीज होगा, ये ऐसे चलना चाहिए। लेकिन अगर जो फ्लक्स अगर इंक्रीज हो गया काफी ज्यादा, जो कि यहां हो सकता है, तो फिर एक स्टेट आ सकता है सैचुरेशन का, और सैचुरेशन स्टेट में जाने के बाद फिर ये रिवर्स नहीं होगा, आप करंट को घटाएंगे, करंट की पोलरिटी चेंज होगी, अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा तो मोटर का ऑपरेशन नहीं होगा। मोटर के ऑपरेशन के लिए फ्लक्स की पोलरिटी को भी चेंज होना चाहिए, जो भी नॉर्थ है वो साउथ होगा, साउथ नॉर्थ, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो सैचुरेशन प्रॉब्लम आएगा, मतलब ये सैचुरेट हो गया, अब आप करंट घटाएंगे भी ना तो भी ये घटेगा नहीं, और अगर सैचुरेशन नहीं है तो फिर ये ऐसे हुआ, ठीक है, उसके बाद आप करंट को घटाएंगे तो ये घटेगा, रिवर्स जाएगा, फिर इस तरह से होगा। समझ में आ रही है बात? तो मेरा ये कहना है कि अगर आप सप्लाई वोल्टेज को सेम रखें और फ्लक्स को अगर आप घटा दिए तो, सॉरी, फ्रीक्वेंसी को अगर आप घटा दिए तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, फ्लक्स के इंक्रीज होने से सैचुरेशन का प्रॉब्लम आएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम घटाते हैं तो ध्यान दीजिए इधर, अगर हम फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं तो हमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या? देखिए, अगर हम इस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी को इधर लाएं तो इक्वेशन बनता है V1/F1, सॉरी, हाँ ठीक है, V1/F1 या V/F, सिंपल, V/F इक्वल टू √2 पाई phi N1 kW1, है ना। फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, फ्लक्स को बढ़ने नहीं देना है, तो यानी कि इस पूरे को कांस्टेंट रखना है, और अगर आप फ्लक्स को घटा रहे हैं, फ्लक्स को तो घटाना है क्योंकि हमको स्पीड कंट्रोल करना है, तो फ्लक्स को घटाना है, लेकिन इस पूरे को कांस्टेंट रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज को भी घटाना पड़ेगा। फ्लक्स को अगर हम हाफ किए और वोल्टेज को भी हाफ करें तो फिर ये कांस्टेंट रहेगा। यानी कि यहाँ पे अगर हमने फ्रीक्वेंसी को हाफ किया तो हमको इसको भी, सप्लाई वोल्टेज को भी हाफ करना होगा 5500, तभी जा करके आपका ये फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, सैचुरेशन नहीं होगा, और साथ साथ स्पीड कंट्रोल भी होगा, ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल बाय वैरिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी का जो पार्ट है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आपको ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं विदाउट रिड्यूसिंग द सप्लाई वोल्टेज, मतलब अगर V/F रेशियो को अगर हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा और सैचुरेशन का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। इसलिए जब भी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना है उसी रेशियो में वोल्टेज को भी रिड्यूस करना होगा, ताकि V/F रेशियो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ये V/F रेशियो कांस्टेंट रखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए पहले तो ये नहीं हो पाता था, लेकिन अब जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप हुआ है और हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो हाई वोल्टेज पे भी काम कर सकते हैं, तो अब ये पॉसिबल है। वैसे इक्विपमेंट आपको साइक्लो कन्वर्टर है एंड ब्रिज इन्वर्टर्स हैं, पावर ब्रिज इन्वर्टर्स हैं। तो एक्चुअली में ये कैसे किया जाता है, मतलब कैसे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए ये इसका इंटरनल सर्किट आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, इसलिए उसको हम नहीं जा रहे। 3 फेज AC सप्लाई, मतलब डायरेक्ट जो हम लोग अगर स्पीड कंट्रोल अगर नहीं करना है तो सीधे इस 3 फेज AC सप्लाई को मोटर को दे देते थे, लेकिन अब हमको स्पीड कंट्रोल करना है बाय वेरिंग फ्रीक्वेंसी, तो पहले इस 3 फेज AC सप्लाई को हम लोग एक 3 फेज रेक्टिफायर में भेजेंगे। 3 फेज रेक्टिफायर जो कि इस 3 फेज AC को DC में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कम करने वाला जो डिवाइस है, साइक्लो कन्वर्टर या जो भी है, ये DC पे चलता है ना। तो इसलिए
जो 3 फेज एसी सप्लाई है वो 3 फेज रेक्टिफायर की मदद से उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाएगा। वो डीसी सप्लाई जाएगा इस ब्रिज इन्वर्टर पे एंड साइक्लो कन्वर्टर के कॉम्बिनेशन पर, है ना। ब्रिज इन्वर्टर साइक्लो कन्वर्टर क्या करेगा, जो भी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 3 फेज एसी सप्लाई की उसको स्टेप डाउन करेगा। जितना भी आपको करना है वो आप सेट कर सकते हैं, स्टेप डाउन करेगा। और ये जो कंप्लीट सर्किट है वो साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ फ्रीक्वेंसी को तो रिड्यूस करेगा ही, उसी रेशियो में आपके सप्लाई वोल्टेज को भी रिड्यूस कर देगा, है ना। उसी रेशियो में सप्लाई वोल्टेज को भी रिड्यूस कर देगा, V/F रेशियो को कांस्टेंट रखेगा और फिर से यहाँ पर उसको ब्रिज इन्वर्टर डीसी को 3 फेज एसी में कन्वर्ट करके जो कि रिड्यूस्ड वोल्टेज एंड रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी दे देगा किसको, मोटर को। तो ये सर्किट है, मेन काम इसका है जो कि आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ना। आप मेनली ये समझिए कि हम एक सर्किट यूज करते हैं बिफोर मोटर, मोटर से पहले एक सर्किट यूज करते हैं जो कि सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को एज वेल एज वोल्टेज को रिड्यूस करे ताकि V/F रेशियो कांस्टेंट हो और तब आए आपके मोटर पर ताकि स्पीड कंट्रोल हो। अब एक सवाल यहां पर ये और उठता है, सर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करके स्पीड कंट्रोल किए, ठीक है, इससे पहले वाले मेथड में पढ़े थे कि वोल्टेज को रिड्यूस करके भी स्पीड कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर तो दोनों हो रहा है, यहाँ पर तो वोल्टेज भी रिड्यूस हो रहा है, यहाँ तो फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर तो स्पीड को बहुत घट जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है ना। क्यों नहीं है, एक डिराइवेशन से आपको हम यहाँ पे समझाएंगे। थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं। देखिए अभी तक हमने ये सब चीज जाना कि फ्रीक्वेंसी को कम करके सिंक्रोनस स्पीड को कम कर सकते हैं और रोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम पे चलता है, इसलिए जब सिंक्रोनस स्पीड कम हो जाएगा तो रोटर की स्पीड भी कम हो जाएगी। उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे और वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, सैचुरेशन का प्रॉब्लम आएगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी को भी कम करना होगा और साथ साथ वोल्टेज को भी कम करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं, V/F को कांस्टेंट रखना है। अब उससे हमारे टॉर्क पे क्या असर पड़ेगा वो देखते हैं। मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है 3v²/4π_ns x2-, ठीक है। ns को लिख सकते हैं 2f/p और x2' को लिख सकते हैं x2 × n1 effective/n2 effective का होल स्क्वायर। आप देख लीजिएगा अगर आपको ये पता नहीं क्या है तो, ठीक है। ये जब x2 को रेफर करते हैं प्राइमरी साइड तो ये आता है, ठीक है। n1 effective इसलिए n1 × kW1 वगैरह सब आएगा। अब हम x2 को भी लिख सकते हैं 2πfL2 क्योंकि लीकेज रिएक्टेंस है, तो 2πfL2 लिख दिए। अब यहां से फ्रीक्वेंसी को बाहर निकाल दिए, ऊपर 3v² है। अब ये जो सारी चीजें हैं पाई एल पी n1 n2 ये सब कांस्टेंट है, तो इस टोटल को हम लिख सकते हैं TEM = V/F का होल स्क्वायर इंटू k। और यहां से आपको क्या दिख रहा है, यहां से आपको दिख रहा है कि चूंकि इस मेथड में हम लोग फ्रीक्वेंसी को तो घटाने वाले हैं लेकिन V/F को कांस्टेंट रखने वाले हैं, V/F को कांस्टेंट रखने वाले हैं। इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क घटेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी एक चीज दिमाग में आ गया इसलिए हम रुक गए। आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि सर फ्रीक्वेंसी को घटाए तो वोल्टेज भी घटाना पड़ा क्योंकि सैचुरेशन हो जाएगा। तो जब इससे पिछले मेथड में हम वोल्टेज को घटा रहे थे तो फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं घटा रहे थे? देखिए वोल्टेज को घटने से अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, उस फॉर्मूला पर अगर है V = 2πf/n पे, तो वोल्टेज को घटने से और अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो फ्लक्स घट जाएगा। फ्लक्स के घटने से प्रॉब्लम नहीं है, उसके सैचुरेशन में जाने से प्रॉब्लम है ना। इसलिए जब वोल्टेज को घटाते हैं जो पिछले मेथड में किए थे तो वहां पे फ्रीक्वेंसी घटाने की जरूरत नहीं थी, V/F वहां पे कांस्टेंट रखने का उतना कुछ ये नहीं था। लेकिन यहां पे जब आप फ्रीक्वेंसी को घटा रहे हैं और वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, सैचुरेशन प्रॉब्लम आएगा। इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं तब वोल्टेज को भी रिड्यूस करना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे V/F चूंकि हम कांस्टेंट रख रहे हैं इसलिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो यानी कि V1 F1 पर ये है, तो समथिंग अगर कुछ अलग
अगर कुछ अलग फ्रीक्वेंसी घटाएंगे, वोल्टेज घटाएंगे, तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन एसएमटी क्या है? R2/x2, और R2/x2 क्या है? R2/2πfL2। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप घटा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को अगर घटाएंगे तो एसएमटी बढ़ जाएगा, है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो एसएमटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि R2/x2 है, तो एसएमटी इंक्रीज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैक्सिमम टॉर्क सेम होगा बट एसएमटी इंक्रीज होगा। सपोज ये है नया आपका एसएमटी, और अब जो आपका कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू सेम रहेगी, है ना? मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन ये आपका हो जाएगा, ये है TEST1 और ये है TEST, और ये है V2, F2। V/F कांस्टेंट है। देखिए अब क्या है, मतलब ये हुआ कि यहां पे अब ये क्या है, ये है SMT2। फ्रीक्वेंसी को घटाए, V/F कांस्टेंट रखे, मैक्सिमम टॉर्क सेम रहा, लेकिन स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स वो बढ़ गया। ठीक है, तो कर्व जो है आपका वो शिफ्ट कर गया। ठीक है, कर्व हैज गॉट शिफ्टेड, और कर्व शिफ्ट कर गया तो स्पीड आप देखिए, पहले आपका यहाँ पे NR1 था, पहले इस स्पीड पे चल रहा था, अब ये इस स्पीड पे चलेगा NR2 पर। आप अगर और फ्रीक्वेंसी को घटाते हैं, वोल्टेज को भी साथ साथ घटाते हैं, तो कर्व और शिफ्ट होगा और आपको स्पीड काफी वाइड रेंज में मिल सकता है। तो एक जो डिमेरिट था पिछले वाले मेथड का कि वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल नहीं है, वो यहाँ पे सॉल्व हो गया, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को घटाते जाएंगे वैसे वैसे कर्व इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा और आप स्पीड को घटाते जा सकते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर दोनों में ही हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। डिमेरिट इसका ये है कि डिमेरिट वही है कि इक्विपमेंट जो इसमें यूज होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, वो कॉस्टली है। ठीक है, ये इसका एक डिमेरिट है। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ा सा देखें कि अगर फ्रीक्वेंसी F1 इज ग्रेटर देन F2, अगर फ्रीक्वेंसी को हम घटाते हैं तो क्या होता है, NS1 इज ग्रेटर देन NS2, NS1 ग्रेटर देन NS2। सिमिलरली NS1 ग्रेटर देन NS2, तो NR1 ग्रेटर देन NR2। ठीक है, NR1 ग्रेटर देन NR2, मैक्सिमम टॉर्क सेम रहेगा, लेकिन SMT स्पीड घटी, SMT बढ़ रहा है, SMT1 इज लेस देन SMT2। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखिए, जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी इंक्रीज हो रहा है, हाँ, क्योंकि ये शिफ्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग टॉर्क पहले ये था, अब स्टार्टिंग टॉर्क कितना हो गया, तो TEST1 इज लेस देन TEST2, स्टार्टिंग टॉर्क भी इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है और इसका नोट्स भी जरा लंबा बनता है, वो आपको नोट्स में चला जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मेथड हम लोगों ने समझा। ठीक है, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है। वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल हो गया। इसमें एक चीज ये है, स्मूथ, यहाँ भी स्मूथ कंट्रोल है, आपको जो चाहिए उस स्पीड पे आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि ये हो, तो इसके साथ आपका ये टॉपिक खत्म हुआ, स्पीड कंट्रोल वैरिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल बाय वैरिंग नंबर ऑफ पोल्स, वहां से वो खत्म हो जाएगा, उसका मेजरमेंट ऑफ स्लिप पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वैसे होगा आपका स्विच गियर का। ठीक है, थैंक यू।